उस तनाजुर में अगर मैं पूछना चाहूँ कि देन व्हाट इज़ अ रियलिटी? अगर इंसान जो है वो कलीन पे इमेजिन ना करता कि उड़ते कलीन, तो मेरा नहीं ख्याल कि हम जहाज़ बनाने के बारे में सोच भी सकते थे। आइंस्टाइन ने कहा कि अगर आप अपने बच्चों को इंटेलिजेंट बनाना चाहते हैं, टेल देम फेरी टेल्स। वाह, अगर आप उनको ज़्यादा इंटेलिजेंट बनाना चाहते हैं, टेल देम मोर फेरी टेल्स। वाह। आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग है, इसमें एक आम बंदे की कहानी सुनाने में जो हम रोज़मर्रा अपना सुनाते हैं, और एक ख़ास जैसे कि आप है, आपका काम है, तो इसमें क्या डिफरेंस होता है? यू कैन नेवर हेट अ पर्सन टू whom you have heard their stories। ये जनाब वो निकला है बादशाह, उसने एकदम से यूं दरवाज़ा खोला और दरवाज़ा खोला है तो कहानी खत्म। इससे जो बात समझ में आती है वो ये कि कहानी के अंदर पूरी पॉसिबिलिटी है कि वो आपका पूरा वर्ल्ड व्यू तब्दील कर दे। मेरे ख़्याल से सबसे बड़ी जो ताकत वाली टूल है, ताकत इन द सेंस ऑफ कि जो इन्फ्लुएंस कर सकती है उस सेंस में। मिसाल के तौर पे जैसे मतलब फेमसली दोबारा मेरे ख़्याल से शायद इसको ज़्यादा शायद नेगेटिव सेंस में कहना चाहिए, पॉजिटिव सेंस में कहना चाहिए, हरारी ने जो है वो स्टोरीज़ को बहुत ज़्यादा वो लिया है, बल्कि वो तो लेफ़्ट राइट के जितनी फ़िलासफ़ीज़ हैं और रिलीजन्स हैं वो सबको एज ए स्टोरी देखते हैं। अच्छा, स्टोरी में अब मेरा सवाल ये है कि क्या स्टोरी में जो फ़िक्शन वाला अमल है, ठीक है, उस तनाजुर में अगर मैं पूछना चाहूँ कि देन व्हाट इज़ अ रियलिटी? क्या कहानी के अंदर कोई हकीकत भी होती है? कहानी एक लॉजिक पे खड़ी है, उसका प्लॉट लॉजिकल है, उसकी बिगिनिंग मिडल एंडिंग है। तो ये उसका पूरा प्लॉट एक लॉजिक, पुख्ता लॉजिक पे खड़ा हुआ है। सही। तो अगर आप बात कर रहे हैं कि क्या उसका रियलिटी के साथ ताल्लुक़ है, उसका रियलिटी के साथ ताल्लुक़ किस तरह है कि उसमें किरदार जो हैं वो उनसे हम रिलेट कर पाते हैं। अब मैंने शुरू में आपको बताया था कि ये आपको इमेजिनेशन प्लेग्राउंड देती है, कहानी इमेजिनेशन प्लेग्राउंड देती है। और इमेजिनेशन जब आप इमेजिन करते हैं तो यू ऑलवेज ट्राई टू फाइंड पॉसिबिलिटीज, राइट? हाँ, ठीक है। तो जब आप इमेजिन कर रहे हैं तो आप पॉसिबिलिटीज़ की तलाश में हैं। तो पॉसिबिलिटीज़ की तलाश जो है वो हकीकत, हाँ, एक फ्रीडम भी देती है आपको। यस, वो हकीकत की, वो पॉसिबिलिटी की तलाश आप हकीकी ज़िंदगी में ढूंढ रहे होते हैं। आप अगर आप देखें, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले कहा था कि अगर इंसान जो है वो कलीन पे इमेजिन ना करता कि उड़ते कलीन, तो मेरा नहीं ख्याल कि हम जहाज़ बनाने के बारे में सोच भी सकते थे। यानी जहाज़ बनाने में अलिफ लैला का किरदार सबसे ज़्यादा रहेगा। पॉसिबल है। और अगर आप देखें, ये मुझे तो बहुत ही आप कह लें कि पायदार बात लगती है कि आइंस्टाइन ने कहा कि अगर आप अपने बच्चों को इंटेलिजेंट बनाना चाहते हैं, टेल देम फेरी टेल्स। वाह। अगर आप उनको ज़्यादा इंटेलिजेंट बनाना चाहते हैं, टेल देम मोर फेरी टेल्स। वाह। अगर ठीक है, मैं जो बात कर रहा हूँ उस पर आप शायद ना, लेकिन अगर कोई इस तरह की शख्सियत बात करेगी, सही। हाँ, तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि फेरी टेल्स क्या है। फेरी टेल्स का रियलिटी से कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन फेरी टेल्स सुनने के बाद आप जो भी सोचेंगे, आप जो भी पॉसिबिलिटी तलाश करेंगे, उसका ताल्लुक़ आपके इर्द गिर्द की, आपके वर्ल्ड व्यू की रियलिटी के साथ है। सही। तो इस वजह से मुझे लगता है कि हम जो कहते हैं कि, और एक अहम बात जो वो हमने एंटरटेनमेंट वाले पार्ट में की थी कि हम हर वक्त सीखने के अमल में आते हैं। सही।
हर वक्त, चाहे वो एंटरटेनमेंट के थ्रू हो या वैसे हो, वो कुछ भी हो। अब आप देखें कि जब हम मैं बच्चों को कहानी सुनाता हूँ तो हम इतना फन करते हैं, इतना हम उछलते हैं, कूदते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, लेकिन वो कहानी अपनी जगह पे रहती है। वो कहानी अपनी जगह पे है, लेकिन वो एक्सपीरियंस जो है ना, वो हमेशा याद रहेगा। तो वो कहानी भी याद रहेगी, और कहानी में जो तमाम उसके एलिमेंट्स हैं वो भी उसको याद रहेंगे। सही। तो वो साथ साथ फन लर्निंग एक्सपीरियंस है। सही। जो कि मुझे लगता है कि अब बहुत मिसिंग है। मिसिंग इस वजह से है कि एक बहुत ही मुझे लगता है कि काबिल अफसोस बात यह है कि हम बच्चों को बच्चा नहीं रहना देना चाह रहे। हम कहते हैं कि वो अभी से कोडिंग भी सीख ले, अभी से वो टेनिस का प्लेयर भी हो जाए, अभी से हम एक बर्डन डाल रहे हैं बच्चे। जो मुझे जो लगता है कि जो एक्चुअली मैं नहीं कर सका, वो मैं चाहता हूँ कि जी मेरा बच्चा करे। तो मुझे लगता है कि ये तो बच्चों को एज अ टूल देखने वाली बात है। और उसमें सबसे बड़ी जो हम गलती कर रहे हैं, वो गलती ये कर रहे हैं कि हम उनसे उनका बचपन छीन रहे हैं। हम उनको वक्त से पहले बड़ा करना चाहते हैं। और इसका अगर वक्त से पहले बड़े होंगे तो इसका एक और मानी भी है कि वक्त से पहले वो बूढ़े भी होंगे। मतलब ये तो लाजमी बात है। अच्छा, वो जो आप फेरी टेल की आप बात कर रहे थे, उससे मुझे एक और ब्रूनो का मुझे एक वो बड़ा काम है उनका फेरी टेल पे। तो वो एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात करते हैं। वो कहते हैं कि फेरी टेल्स का जो ताल्लुक है, अब ज़ाहिर है वो फिक्शन है, तो वो कहते हैं वो आपके अनकॉन्शियस माइंड के साथ है, वो कॉन्शियस माइंड के साथ नहीं है। अनकॉन्शियस माइंड में मुझे वैसे तो ह्यूमन बीइंग, मेरे कुछ रिग्रेट्स होंगे, मुझे किसी बात पे गुस्सा होगा, ठीक है, कुछ ना कुछ अंदर चल रहा होगा। उसकी जो रिप्लेसमेंट है, या एरिस्टोटल फ्रेमवर्क पे आप देखेंगे कैथारसिस है, वो रियलिटी इन अ कॉन्क्रीट सेंस नहीं कर सकती। तो उसके लिए मुझे, क्योंकि लाश और जो है वो खुद एज अ कॉन्क्रीट फॉर्म में वो एक्ट नहीं करता, वो साइंस में एक्ट करता है। तो फेरी टेल्स भी जो है वो साइन है। तो वो एक तरह से मेरे एक कैथारसिस का जो है बाइस बनते हैं कि मैं अपने जिस भी सिचुएशन में फंसा हुआ हूँ, कितनी भी वर्स्ट सिचुएशन हो, और बच्चे ख़ास तौर पे जो है वो ज़्यादा वनरेबल ज़्यादा होते हैं, वो हर वक्त एक उस कंडीशन में रहते हैं लाशऊरी तौर पे, क्योंकि वो खुद से इंडिपेंडेंट नहीं होते, वो डिपेंडेंट होते हैं पेरेंट्स पे, सोसाइटी पे, हर हवाले से। तो वो एक तरह से उसकी रिप्लेसमेंट जो है फेरी टेल कर देते। तो आप इसके बारे में आपका क्या ख्याल है कि फेरी टेल्स क्या हमारे इमोशंस जो हैं बच्चों के ख़ास तौर पे, उनको बैलेंस करने में भी एक सहूलत का काम करते हैं? बिल्कुल। मुझे एक बहुत मैंने किसी से कहीं पे कोट पढ़ा था कि यू कैन नेवर हेट अ पर्सन टू होम यू हैव हर्ड देयर स्टोरीज। वाह, हाँ, बहुत इंटरेस्टिंग। तो इसके पीछे आप देखें ना, पूरा मुझे लगता है कि सोसाइटी इसके पीछे खड़ी हुई। तो अगर आप ये कहानियों का दौर दौरा हो अगर, तो देखें कितने ताल्लुकात हमारे कितने बेहतर हो जाएं। सही। हम क्योंकि आप देखें एक रिलेशनशिप बन जाता है। जो कहानी आपको सुना रहे हैं उसके साथ आपका एक रिलेशनशिप बन गया। तो वो रिलेशनशिप जो है वो आपको मोहब्बत, प्यार, अमन, ये वाली सारी चीज़ें आप देख लें। मैं सोच नहीं रहा इन सब चीज़ों को, लेकिन क्योंकि मैं आपसे कहानी सुन रहा हूँ, इसी वजह से आप देखें कि बहुत सारे लोग आपको याद भी रखते हैं। सही, बिल्कुल। वो उसके पीछे रीज़न ये है कि वो एक रिलेशनशिप बिल्ड हो जाता है, स्टोरी बेस्ड, हाँ, बन गया होता है। तो इसको अगर आपने, क्योंकि इसको साइकोलॉजिकल साइंसेस में देख रहे हैं कि फेरी टेल्स का जो है
वो हमारे इमोशंस के साथ कोई ताल्लुक है या आइदर हमारे रिग्रेट्स और ये सारी चीज़ें। तो आपने ये भी देखा होगा कि अगर हम कोई फिल्म या कोई ड्रामा देख रहे हैं तो हमारी हमदर्दी हीरो की तरफ क्यों आ जाती है, या हमारा ग्रजेस जो हैं वो विलन की तरफ क्यों हो जाते हैं। मोस्टली मे बी क्योंकि हीरो की स्टोरी हम जानते हैं, वो हमारी हमदर्दी उसकी तरफ इसलिए भी हो जाती है कि हम शायद खुद को भी उसमें देख रहे होते हैं। सही, वो जो आप पहले बात कर रहे थे कि रिलेट करते हैं। हाँ, हम खुद भी देख रहे होते हैं और विलन के साथ हम जो है वो ग्रज में क्यों आ जाते हैं, क्योंकि हम रियल लाइफ में देख रहे होते हैं कि कौन सा ऐसा बंदा है जो वो आपको एंटागोनिस्ट है मेरी लाइफ में। हाँ, उसकी शक्ल में जो वो आप उसको देख रहे हैं। तो आप देखें ना, वो एक कहानी है, लेकिन वो आपने उसको अपनी जिंदगी की तरह प्लॉट कर लिया, इंटरनलाइज कर लिया काइंड ऑफ। उसको आपने अपनी ज़िंदगी के साथ, उसको ज़िंदगी के साथ जोड़ के तो फिर आप उसको देख रहे हैं या फिर आप उसको सुन रहे हैं। सही। तो वो अगर हम बात करें तो फिर हमारे इमोशंस जो हैं वो हम इसी तरह उनको प्रोसेस करते हैं, या एक आप कैथारसिस का जो एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। हाँ। तो ये मुझे लगता है कि कहानी बहुत वसी है, इसमें आप उसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, उसमें उसकी बहुत सारी जहतें हैं। स्टोरीज़ की जब हम बात करते हैं, अभी हम एंटागोनिस्ट की बात कर रहे थे, तो हर स्टोरी का प्लॉट जो है वो बेसिकली यही एक स्टार्ट है, फिर आप एक जो बनाई जाती है एक स्लोप सी के एंटागोनिस्ट, हाँ, तो उसके बाद वो रिजॉल्व हो गया, फिर द एंड हो गया। तो ये एक काइंड ऑफ यूनिवर्सल सा मालूम होता है, क्योंकि दुनिया में हम कहीं पे भी स्टोरीज सुनते हैं ज़्यादातर इसी नौयत की होती हैं, या इससे हट के भी कोई प्लॉट होते हैं। बिल्कुल होते हैं। बहुत सारे लोगों ने, जैसे फॉर एग्जांपल जॉर्ज बर्नार्ड शॉ है, उसके प्लेस अगर हम देखें तो वो एंटी हीरो भी होते हैं, अच्छा, एंटी रोमांटिक भी होते हैं। ओके, राइट। तो देखें, लोगों ने इसके अराउंड प्ले अराउंड किया। अब ओके, आप देखें कि कुछ लोगों ने बिल्कुल इसको उलट दिया। अब विलन जो है वो एक हीरो वाला है, हम उससे ज़्यादा रिलेट कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे अभी विलन जो इतने पॉपुलर हैं, अगर मूवीज़ की बात की जाए, ज़ाहिर वो भी स्टोरीज बेस्ड है, तो अगर जोकर जो है बैटमैन से ज़्यादा फेमस है, तो ज़्यादा लोग रिलेट कर पा रहे हैं। उसकी साइकोलॉजिकल रीजंस कुछ भी हों, लेकिन समहाउ उससे ज़्यादा लोग रिलेट कर रहे हैं। तो वो देखें ना, फ्रेमवर्क है, एक फ्रेमवर्क है, उस फ्रेमवर्क को आप बदल सकते हैं, लेकिन ये है कि कुछ अवामिल अगर आप उसमें से निकाल देंगे तो वो फ्रेमवर्क जो है ना वो ढीला पड़ जाएगा, वो फीका हो जाएगा। सही। तो उसमें वो जैसे किरदार तो कहानी में होंगे, ये हाँ, ये तो नहीं हो सकता। अब किरदार हैं तो कॉन्फ्लिक्ट तो आएगा, क्योंकि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होगा, कॉन्फ्लिक्ट आएगा। फिर हमारा दिमाग जो है ना वो हमेशा रेजोल्यूशन की तरफ जाता है, सॉल्व करने, यानी वो कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करना चाहता है। वो जैसे आप मिसाल के तौर पे अब देखें, घड़ी है, वो घड़ी जो है वो बंद हो गई है। अब मेरा है कि मैं इसको कैसे ठीक कर सकता हूँ, मैं क्या करूँ कि ये घड़ी जो ठीक हो जाए। सही। वो एक एंजाइटी मेरे अंदर मसलसल रही जब तक मैं उसे एक फाइन ट्यून में ना कर लूँ। बिल्कुल। अब बहुत सारे मैं इस तरह करता हूँ, आई एक्चुअली लव डूइंग इट, कि मैं बिल्कुल ऐसे लेके ना यानी ऐसे पॉइंट पे लाके मैं बच्चों को कहता हूँ कहानी खत्म।
क्या रिएक्शन होता है तो बच्चों वो का? कहता नहीं नहीं ये नहीं हो सकता, नहीं नहीं। फिर मैं उनको कहता हूँ मैं आपके साथ मजाक कर रहा था, अभी है। तो वो एकदम अच्छा हाँ, तो आप देखें कि ये आप उस फॉर्म के साथ भी, आई प्ले अराउंड विद दिस फॉर्म एज एक सस्पेंस डाल हाँ के यस बिल्कुल, उनको ना एक पॉइंट पे लाके, एक हिमार्शिया पे लाके कि ये जनाब वो निकला है बादशाह, उसने एकदम से यूं दरवाज़ा खोला है और दरवाज़ा खोला है तो कहानी खत्म। नहीं होता वही वाले दरवाजा खोले तो आगे कुछ चलना चाहिए, स्टोरी आगे बढ़नी चाहिए। तो वो बच्चे आप देखें, वो बच्चे हैं हाँ, बट स्टिल दे नो कि नहीं ये कहानी एंडिंग नहीं हो सकती। हालांकि शायद उन्होंने फर्स्ट टाइम स्टोरी सुनी हो, हाँ बिल्कुल, मतलब विदाउट के इससे पहले उनका कोई स्टोरी का एक्सपीरियंस तो हो। वो फ्रेमवर्क देख लें, हमारे दिमाग में भी वाइड है, इनेट किस्म का वो फ्रेमवर्क हमारे दिमाग में। हाँ, कि कहानी को मुकम्मल होना चाहिए, या अगर वो साइडवेज भी जा रही है तो इसका मतलब कहानी ख़त्म नहीं हुई, अभी इतनी ही सुनाई गई है। ये एक डिफरेंस आप पैदा कर सकते हैं। अच्छा, स्टोरीज़ के हवाले से एक और यानी कि मेरे ज़हन में ये सवाल पैदा होता है कि स्टोरी जो सुनाने का आर्ट है, अब ख़ास तौर पर अगर बात की जाए, मतलब हर शख्स स्टोरीज तो सुनाता है अपनी ज़िंदगी में। मिसाल के तौर पर मैं बाहर गया, ये हुआ, आके मैं अपने दोस्तों में बात करता हूँ, वो काइंड ऑफ स्टोरी टेलिंग है। बच्चा जाता है, वो अपने पेरेंट्स को बताता है, टीचर्स को बताता है, वो भी स्टोरी टेलिंग है। हमारा पूरा वो सारा कुछ है। तो जो आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग है, इसमें एक आम बंदे को कहानी सुनाने में जो हम रोज़मर्रा अपना सुनाते हैं, और एक ख़ास जैसे कि आप है, आपका काम है, तो इसमें क्या डिफरेंस होता है? उसमें आप समझ लें कि फिर आपको अपनी स्किल पॉलिश करनी पड़ती है। जब आप समझें कि ये एक ऐसी चीज़ बन चुकी है जिसकी वजह से आपको लोग पहचानते हैं, तो आप उन स्किल्स को पॉलिश करते हैं। आप देखें, कहानी सुनाते हुए मेरी अपनी इमेजिनेशन इतनी फैल जाती है। अगर मैंने कल कहानी सुनानी है तो मैं सोचूंगा एक दिन पहले कि मैं क्या क्या करूँगा उस कहानी में। वो कैरेक्टर है, उसको मैंने कैसे दिखाना है, उसकी आवाज़ कैसे होगी, फिर जो बाकी कैरेक्टर हैं उनकी आवाज़, छोटा कैरेक्टर है तो उसकी आवाज़ कैसी होगी, सिचुएशन अगर ड्राउनी है तो वहाँ पे कैसी आवाज़ होगी, सिचुएशन अगर फ़नी है तो वहाँ पे कैसी आवाज़ होगी, और अगर मिस्टीरियस सिचुएशन है तो वहाँ पे कैसी आवाज़ होगी, और पीछे जो सपोर्ट कर रही होंगी आवाज़ें, जैसे कि हवा चल रही सही, ये वाली आवाज़ें जो सपोर्ट कर रही होंगी, तो ये आप समझ लें कि एक्चुअली कहानी सुनाते सुनाते आपने उनको ट्रांसपोर्ट करते हैं उस जगह पे। सही तो उनको फील हो कि वो उस एनवायरनमेंट में है। यस एग्जैक्टली। कि कई बच्चे जो वो मैं कहानी सुनाता होता हूँ तो वो एकदम से वो डर जाते हैं कि अच्छा, तो वो सारा स्किल सेट उस पर आपको सोचना पड़ता है, उसको आपको पॉलिश करना पड़ता है, और उसको आप मज़ीद बेहतर करना, और इम्प्रोवाइज़ भी करता हूँ। इम्प्रोवाइज़ क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है कि जिसमें इम्प्रोवाइजेशन मस्ट है। या एग्जैक्टली। और क्योंकि काम ही इमेजिनेशन का सही, तो वो आप सोचते सोचते अब कहानी जो है वो आपको एकदम से ख्याल आता है कि अच्छा ये इसको मैं आप बहुत ज़्यादा प्ले अराउंड भी करते हैं इस सारे स्टोरी के वाले से। और फिर आप जो कर रहे होते हैं तो एज एन एक्टर मुझे लगता है कि आप तीन चीज़ें एज एन एक्टर 3 चीज़ें मेरे लिए मैं समझता हूँ कि बाकी सब चीज़ें बाद में आती हैं। अच्छा, आपकी आवाज़, ठीक, आपकी बॉडी, ओके, बॉडी लैंग्वेज मीन, और आपकी इमेजिनेशन। ओके, अगर ये 3 चीज़ें आपके पास हैं, आप कहीं पे खड़े होके
स्टोरी टेलिंग कर सकते हैं, एक्ट कर उसके लिए मुझे कोई प्रॉप्स नहीं चाहिए। ओके। उसके लिए मुझे कोई स्टेज सेटिंग नहीं चाहिए। ओके। उसके लिए कोई मुझे इंटीरियर डिज़ाइन या ये, अगर ये 3 चीज़ें आपके पास हैं तो आप कर सकते हैं। लेकिन इन 3 चीज़ों पे आपको काम करना, होमवर्क करना पड़ता है। हाँ, सही। अच्छा, मेरा आखिरी सवाल है इस हवाले से कि आपने इसको एज अ करियर जो है वो चूज़ किया है, और ज़ाहिर टीचिंग का ही ये एक वो सब्जेक्ट है, तो एज अ करियर के तनाजुर में अगर जैसे नए लोग इसमें आना चाहें और काम करना चाहें तो क्या इसकी डिमांड है, और आगे क्या देखते हैं, इसका मुस्तकबिल क्या है स्टोरी टेलिंग का ख़ास तौर पे? देखें, ये एक ऐसी चीज़ है कि मुझे लगता है कि ये ख़त्म नहीं हो सकती। कहानी जब तक कहानियाँ हैं, जब तक इंसान है, तब तक कहानियाँ ज़िंदा हैं। एज अ करियर अगर आप इसको करना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि आप में जज्बा होना चाहिए। सही। और फिर दूसरा, मैं ये हमेशा समझता हूँ कि अगर, क्योंकि आपके पास इस चीज़ को आप एज एन अपॉर्चुनिटी लें। अच्छा। ये आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि आप क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है। मुझे अब ये काम करते हुए ऑलमोस्ट 9 साल हो गए। तो जब मैंने ये किया था तब मुझे आइडिया भी नहीं था कि जो है वो ये कोई करियर भी हो सकता है। यस, ये करियर भी हो सकता है। और इस तरह, और मेरे लिए ये खुशाइन बात है कि इट वाज वेरी वेल रिसीव्ड। तो इसमें ये है कि, और एक और चीज़, आप में बचपना होना चाहिए। सही। आप क्योंकि ये आपकी ऑडियंस ऐसी है, सही, जिसका एज ग्रुप जो है वो डेफिनेटली छोटा है। हाँ, डेफिनेटली कहानी सुनने के लिए भी बचपना होना चाहिए, और बिल्कुल उसको बयान करने के लिए भी बचपने की होना जरूरत चाहिए। है। बिल्कुल सही सही। अब जैसे पेरेंट्स आते हैं, वो भी कहानी वैसे ही सुन रहे होते हैं जैसे उनके बच्चे सुन रहे हैं, वो भी वैसे ही इंजॉय कर रहे होते हैं जिस तरह के उनके बच्चे। तो जो कहानी सुना रहे हैं उसमें ये इंग्रेडिएंट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको ना एनर्जी मैच करनी है उनके साथ। एक सिंक्रोनाइजेशन होनी चाहिए। अब आप देखें कि बहुत सारे टीचर्स, अब बहुत कम होता है कि स्टूडेंट्स जो है ना, और ख़ास तौर पे आज जब इंफॉर्मेशन इतनी ज़्यादा अवेलेबल है कि टीचर के साथ बच्चे जो हैं वो ये फील करें कि माय टीचर इज़ नॉट बोरिंग एक्चुअली। सही। उन्हें एक एंटरटेनमेंट वाला पहलू अब तो हर किसी को चाहिए, चाहे वो कुछ भी कर रहा है। तो वो उसमें ये है कि अब अगर आपने 8 घंटे उनके साथ गुजारने हैं, तो आपको उनकी एनर्जी लेवल पे आना पड़ेगा। अगर तो आप कहेंगे ना, नहीं मैं तो सख्त होके रहूँगा क्लास में, शोर नहीं करना आपने, ये अगर आप करेंगे तो एक्चुअली यू आर वेस्टिंग योर टाइम एंड देयर एज वेल। और दूसरा ये है कि जब आप उनके लेवल पे आ जाएंगे ना, तो वो कनेक्शन जो आप बिल्ड कर रहे हैं ना, दैट इज़ अ लाइफ लॉन्ग कनेक्शन, दैट इज़ नॉट गोइंग टू एंड। अभी मुझे बहुत, आप यकीन करेंगे कि मैं बस स्टॉप पे खड़ा हुआ हूँ, पास से कार गुजरी है, उसमें से बच्चे मुझे वेव कर रहे हैं। हाँ, वो बच्चे मुझे वेव कर रहे हैं। तो फिर मुझे याद आता, अच्छा मैंने इनको वहाँ पे किया था, कुछ स्टोरी सुनाई थी। तो इसलिए सड़क पे मैंने मैट्रिक में एक बच्चे को, कल परसों मैं किसी को बता रहा था कि उर्दू में पढ़ाता था मैट्रिक के बच्चों को, यहीं पे कान्हा में। और
सवेरे जो कल आंख मेरी खुली कहानी, जो मैंने उनको पढ़ाई थी, तो वो बच्चा मुझे मिला ऐसे फुटपाथ पे, वो मुझे कहता सर मुझे वो आज भी याद है। और इस बात को आप ऑलमोस्ट 20 साल हो गए, तो वो कहानी मुझे आज भी याद है। उसके पीछे रीज़न क्या है? उसके पीछे रीज़न ये है कि मैंने उसको इस तरह से सुनाया, या मैंने उस तरह उसको उनके लेवल मैच किया उनके साथ, और सिंक्रोनाइज किया उनके साथ, वो जिस एज में थे उस तरीके से उनको लेके चले आप। हाँ बिल्कुल, इसी वजह से वो उनको जो वो कहानी अभी तक याद है, और वो हमेशा याद रहेगी। वो कोट मैंने आपको बताया था ना कि यू कैन नेवर हेट अ पर्सन टू हुम यू हैव हर्ड देयर स्टोरीज। तो वो उसके पीछे रीज़न यही है कि अच्छा, एक सवाल और भी मेरे जहन में आ रहा है कि बच्चों का आजकल हम देखते हैं, पहले तो हम स्टोरीज वगैरह पेरेंट्स से सुनते थे, आंटियों से, अंकल ने सुना दी, तो अगर अब तो स्कूलों में भी शाज़ो नाज़ी सुनने को मिलती हैं। तो पेरेंट्स के साथ ख़ास तौर पे जो इस तनाजुर में देखा जाए कि बच्चों का जो ताल्लुक़ है, पेरेंट और चिल्ड्रन रिलेशनशिप जो है बहुत कमज़ोर दिखाई दे रहा है। क्या इसकी कोर रीज़न क्या नज़र आती है? उसकी एक बहुत बड़ी वजह मुझे जो लगती है कि अब रिलेशनशिप के डायनामिक्स बदल गए। अच्छा, वो रिलेशनशिप के डायनामिक्स जो हैं, क्योंकि पेरेंट्स आजकल बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हैं, उनके लिए उनके पास अपने बच्चों के लिए वक्त नहीं है। वो समझते हैं कि शायद उन्होंने उनको अच्छे स्कूल में, अच्छे क्लब में, इसी तरह अच्छी कंप्यूटर कोडिंग या इस तरह की एक्टिविटीज़, या स्विमिंग में इस तरह की तमाम सहूलियात अगर फराहम कर दी हैं, तो उन्होंने अपनी ज़िम्मेदारी पूरी कर दी है। लेकिन अफसोस से मैं कहूँगा कि उन्होंने अपनी ज़िम्मेदारी पूरी नहीं की। अच्छा, हाँ, उसके पीछे जो डायनामिक्स बदले हैं, उसमें आप देखें कि अब बच्चे को डील करने का तरीका कार बदल गया। और डील करने का तरीका क्या है? आप एक गैजेट को निकाल दें अपनी लाइफ में, सही, ठीक है, तो वो अब बच्चा रो रहा है, जैसे अभी छोटे बच्चे हैं और वो रो रहा है, और अब अभी माँ बाप को नहीं पता कि वो क्यों रो रहा है, उसको क्या चाहिए, तो फ़ौरन से आप फ़ोन उसको दे देते हैं। सही, चुप कराने के लिए। चुप कराने के लिए। तो उसका ज़्यादा वक्त स्क्रीन पे गुजर रहा है। और लेकिन अगर उस गैजेट को निकाल दे, तो आप उसके साथ किस तरह वक्त गुजारेंगे? आप उसको कैसे डील करेंगे? आप उसको क्या बताएंगे? आप उसके साथ कैसे खेलेंगे? आप उसके साथ, आप उसको हंसाने के लिए क्या क्या करेंगे? हाँ, सही। तो वो डायनामिक बदलने की वजह से आप एक अहम चीज़, अब बच्चे माँ, और ये वाइस वर्सा भी है, बच्चे भी पेरेंट्स को उस तरह नहीं ले रहे। उसके पीछे रीज़न क्या है? उसके पीछे रीज़न ये है कि वो रिलेशनशिप डेवलप नहीं हो रहा, उस रिलेशनशिप में गैप आ गया। सही। एक वो वक्त था कि माँ जो है वो बच्चों को रात को कहानी सुनाती थी और सुनते सुनते वो सो जाते थे। अब वो फ़ोन पे होते हैं। बिल्कुल। तो वो रिलेशनशिप उसका माँ के साथ वो वाला रिलेशनशिप भी नहीं है। रिप्लेसमेंट हो गई फ़ोन के साथ, गैजेट के साथ। वो गैजेट के साथ रिप्लेस हो गया। तो मुझे लगता है कि ये अफसोसनाक बात है कि फिर वो डायनामिक बदल जाएगा, तो वो एहसासात भी नहीं वैसे रहेंगे। तो अगर आप वही उस गैजेट को निकाल दें और आप उस बच्चे को डील करें, आप उस बच्चे को रात को कहानी सुनाएं। अच्छा, इससे एक और मेरे ज़हन में सवाल आ रहा है
कि एक है कहानी सुनाने और सुनने का अमल, एक जो कहानी पढ़ने वाला कल्चर है। मतलब आमतौर पे देखा जाता है कि वो जो किताबें मिलती हैं बच्चों की जिसमें कहानी लिखी होती है, तो लफ्ज़ ब लफ्ज़ पढ़ के सुना रहे हैं, इन दोनों में क्या फ़र्क आप देखते हैं या कौन सा बेटर वर्जन है? मैं ये नहीं कहता कि दोनों दूसरा एक सही है या ये गलत है। अब आप देखें, बच्चे जो है ना, जब किसी बच्चे से आप बात करते हैं ना, वो हमेशा ये चाहेगा कि मेरे से आंखें मिला के बात करे। सही। ताकि वो उस उम्र के उस हिस्से में होता है कि उसको अटेंशन चाहिए। यस, उसको वो चाहिए होता है कि मेरी तरफ देख के आप बात करें। तो अगर आप कहानी पढ़ते हैं, अगर आप बुक रीडिंग करते हैं, आप इधर देखेंगे, इधर देखेंगे, इधर देखेंगे, इधर। सही। तो इसमें आपको मेहनत करनी पड़ेगी एज अ पेरेंट। ठीक। आपको वो कहानी याद करनी पड़ेगी, फिर आपको सुनानी पड़ेगी, ताकि वो जो रिलेशनशिप का डायनामिक है वो मजबूत हो। वो आप उसको कहानी सुना रहे हैं, वो फिर अब आप देखें, वो इधर देख रहे हैं, फिर इधर देखते हैं, इधर देखते, उसमें कोई बुराई नहीं है। आप ज़रूर पढ़ें। इससे फ़ायदा क्या होता है कि आपको देख के कल को वो भी पढ़ेगा। सही सही, ठीक है। अच्छा, ये जो स्टोरीज़ की सिलेक्शन के हवाले से अगर बात की जाए तो क्या कोई मतलब ऐसी बुक हो सकती है कि जो आप कहें ख़ास ये बस ये स्टोरीज़ की किताब पढ़ लें, या इसमें खुला मार्जिन है कि स्टोरी इज़ अ स्टोरी, आप बस स्टोरी सुना दें, या गुड और बैड स्टोरी भी होती है? इसमें एक कोई आप कह लेंगे कोई एक बिग बुक तो नहीं आएगा जिससे आप कह लें। अब कहानियाँ भी वेरी करती हैं, कल्चर टू कल्चर वेरी करती हैं। अब और एज अप्रोप्रिएट कहानी होनी। छोटे बच्चे हैं, जैसे उन छोटे बच्चों को कहानी सुनाते हुए मैं इन चीज़ों का ख्याल रखता हूँ कि उसमें कोई इस तरह का प्रेजुडिस ना हो, वायलेंस ना हो, उसमें फिर उसके बाद जो है वो कोई रेशल उस तरह की ना हो। तो इन सब चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है जब मैं कहानी सुनाता हूँ बच्चों को। तो क्योंकि उनका एज ग्रुप इस तरह का है कि अभी हम उनके लिए उनको इन ऐसे सामान से हम दूर ही रखें तो बेहतर। सही, बेहतर। तो गुड और बैड की आप जो कह रहे हैं, तो वो कहानी में एक बाइनरी वो चलती है जी, लेकिन आप इतने ज़्यादा उस पर फोकस ना हो जाएं। सही। कि जैसे मैंने पहले बात की थी कि वो फिर यही हो कि अच्छाई बुराई, अच्छाई बुराई नहीं। सही। जैसे उसमें आप, क्योंकि इंसान पूरा बुरा या पूरा अच्छा नहीं होता। सही। वो कहानी जो है वो इनवाइटिंग होनी चाहिए। सही। वो आपको ये मौका दे कि आप खुद परख कर सकें, आप खुद कैरेक्टर्स को जज कर सकें। ठीक है, उनको खुद देख सकें। तो इसलिए मैं नहीं करता कि मैं कह दूँगा अच्छा जी ये कहानी जो है वो अब मैं यहाँ पे इसका ये नतीजा है यहाँ। मैं हमेशा कहानी इस तरह छोड़ता हूँ कि वो क्यूरियस रहें। सही। वो सोचें, वो देखें कि अच्छा आगे क्या हो सकता है। सही। अच्छा, कोई किताबें अगर आप रिकमेंड कर सकें मिसाल के तौर पे कि जो पेरेंट्स सुन रहे हों इस गुफ्तगू को, तो वो ये जो सारी आपने बातें बताई कि एज अप्रोप्रिएट हों, ठीक है, कोई रेसिज्म उसमें ना हो और वायलेंस ना हो, इस तरह की चीज़ें, तो इस तरह की भी कोई वो बनाई होंगी सारे जो एजुकेशनिस्ट हैं, तो अगर आप कुछ रिकमेंड इसमें कर पाएँ। बिल्कुल। सबसे पहले जातका स्टोरीज जो हैं वो मैं कहूँगा कि आप पढ़ें और बच्चों को सुनाएं। सही। उसका उर्दू तर्जुमा अवेलेबल है, संगे मील ने किया हुआ है। सही। किस उन्वान से? जातिका। हाँ, ठीक है। जातका कहानियाँ या आसिफ फारूकी साहब। जी, आसिफ फारूकी साहब।
ठीक है। एक तो वो है, फिर मुशर्रफ अली फ़ारूकी साहब का काम है। अच्छा। उन्होंने बहुत सारी कहानियाँ, जैसे रंगीला गीदड़, एक अच्छा। ईरानी कहानियों को उर्दू में, अच्छा। और मेहदी आज़रदी उनकी कहानी वो की हैं। मुशर्रफ साहब की अपनी कहानियाँ जो हैं वो मुचंदर वाली एक कहानी है, फिर उनकी एक चूंटियों वाली कहानी है। तो ये अभी तो फ़िलहाल मेरे ज़हन में आ रही है। पंजाब की लोक दास्तान शफ़ी अकील, आई थिंक उन्होंने की हुई हैं। फिर इसके अलावा जो रीजनल बेस्ड कहानियाँ भी हैं, नेशनल बुक फाउंडेशन जाएं, आपको वहाँ से बहुत सारी कहानियाँ मिल जाएंगी बच्चों की। और इसके अलावा अगर आप देखेंगे एकेडमी अदबियात ने भी ये रीजनल कहानियाँ, जैसे कि हुंजा की कहानियाँ हैं, उसके चित्राल की कहानियाँ हैं। तो ये वाली कहानियाँ इजीली एक्सेसिबल भी हैं और अवेलेबल भी हैं। ये कहानियाँ फिर इदारा तालीम व आगाही ने बहुत सारी बच्चों के लिए कहानियाँ, ऑलमोस्ट 30-35 के लगभग ये कहानियाँ हैं। कहानियों की छोटी किताबें हैं जो कि विजुअली भी अट्रैक्टिव, अपीलिंग हैं। और कहानी ये कुछ अभी फ़िलहाल मेरे जहन में आ रही हैं कि ये किताबें इजीली मार्केट में अवेलेबल भी हैं और एज अप्रोप्रिएट भी हैं, वायलेंस नहीं है, ये सब चीज़ें इनमें मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आपने इतना हमें जो है वक्त दिया और अपने जो एक्सपर्टीज़ हैं आपकी स्टोरी टेलिंग के हवाले से। मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत ज़्यादा जो है पेरेंट्स और जो इसमें दिलचस्पी रखने वाले लोग हैं उससे इस्तिफ़ादा करेंगे। तो हम मज़ीद इंशाल्लाह जो है इस तरह के जो मौज़ूआत हैं वो उनको लेकर आपके साथ गुफ्तगू जारी रखेंगे। तो बहुत शुक्रिया आपके वक्त का।